हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसएससी पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको भारत का संविधान कैसे बना था, उसमें क्या क्या कठिनाइयां आई थी, कौन कौन सी समितियां बनी थी और कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो सब मैंने आपको बताया था। तो आज की इस क्लास में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने दोस्तों कुल मिलाकर 12 पॉइंट को नोट डाउन किया है जो इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आता है भारत के संविधान की पहली विशेषता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है भाइयों, सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है। दूसरी विशेषता है आंतरिक और बाहरी स्रोत। मतलब भारत का संविधान बनाने में आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोत का योगदान है। मतलब कुछ चीज़ें, कुछ कानून हमने अपने देश में बनाए और कुछ कानून हमने दूसरे देशों से लिए। जैसे एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप जिससे हम बोलते हैं, उसको हमने ब्रिटेन से लिया है। और ये हमारा स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, ये हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ऐसे हम बोल सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें हमने अलग अलग देशों के कानून से ली हैं। और इसमें सबसे मुख्य माना जाता है आंतरिक और बाहरी स्रोत में माना जाता है, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तो ब्रिटिश शासन जब चल रहा था तो भारत शासन अधिनियम लेके आए थे, वो जो 1935 का था। उसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसी में से भारत शासन अधिनियम 1935 में जो था, उसी से संसदीय और ये न्यायपालिका, ये सब उसी में से लिए गए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब बात आती है दोस्तों तीसरा पॉइंट, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। नम्यता और अनम्यता का मतलब है, नम्यता का मतलब होता है लचीला और अनम्यता का मतलब होता है कठोर। लचीला कहने से तात्पर्य ये है कि भारत में जो कानून है उसे संसद जो है 2/3 मतों से आसानी से पास कर सकती है। ठीक है, मतलब 2/3 मतों से आसानी से संसद उसको पास कर सकती है। तो ये हो गया इसका लचीलापन। लेकिन अगर कठोरता की बात करी जाए तो ये हो गया हमारा लचीला। और दूसरा जो कठोरता का उदाहरण है कि राज्यों से परमिशन लेना। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से आधे से ज़्यादा राज्यों की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये हो जाएगा हमारा भारत के संविधान का कठोर रूप। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में नम्यता और अनम्यता दोनों का मिश्रण है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मैंने आपको बताया था कि एकल नागरिकता हमने दूसरे देश से ली है। एकल नागरिकता को हमने दूसरे देश से लिया है, उसका नाम है ब्रिटेन। एकल नागरिकता का मतलब है सिंगल सिटीजनशिप। अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। मतलब एक नागरिकता है राज्य स्तर पे और एक नागरिकता है देश के स्तर पे। ठीक है, तो लेकिन भारत में जो है एकल नागरिकता ही है, सिंगल सिटीजनशिप है, और इसे लिया है हमने ब्रिटेन से। अब ये पांचवा है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी हमारे भारत के जो संविधान है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब इस पॉइंट के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भारत में राष्ट्रीय आपात लगता है तो सभी जनता के जो मौलिक अधिकार हैं वो सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक मौलिक अधिकार जो है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, और वो है जीवन का अधिकार। ठीक है, तो पहले इसमें हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। उस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो एक विशेषता ये हो गई हमारे मौलिक अधिकार की। अब है छठा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसे हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, पहले ऐसे 3 और फिर ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, हमारा छठा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
संसद जब भी कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर होता है कि आप लोगों के हितों को ध्यान में रख कर कार्य बनाएं, उनके नीति निर्देशक तत्वों का पालन करें। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य, मैं अभी आपको इस क्लास में ये थोड़ा सा ऐसे ही समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे की जो वीडियो आएगी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें इन सभी को मैं डीपली डिफाइन करूंगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में आपको इन्हें समझाने के लिए बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप सभी को इसके बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सबको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य भी एक बहुत ही अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें टोटल हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 8वें पॉइंट की अगर बात करी जाए तो यह सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार मतलब क्या है? इसका सार्वभौमिक मताधिकार से आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि भारत में जितने भी लोग हैं उन सभी को अपना एक एक मत देने का अधिकार है। भले ही उनकी जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सार्वभौमिक मताधिकार है। और ये वाला पॉइंट है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। इसे हमने लिया है अमेरिका से। इसे हमने अमेरिका से लिया है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका कुछ इस तरह से है हमारी। सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे आता है हाई कोर्ट, और फिर उससे नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी ये जो हमने स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है, ये हमने अमेरिका से ली है। सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे आता है हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने जजेस हैं और इनके लिए संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, हाई कोर्ट में कितने जज हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में अच्छी तरह से समझाऊंगा। और हमारा 10th पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली मतलब ये भी हमने ब्रिटेन से ही ली है। ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। संसद कैसे बनती है? संसद बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। और ये किस तरह से कार्य करते हैं ये भी मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली ये हमने ब्रिटेन से लिया। अब बात करते हैं त्रिस्तरीय शासन। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डीपली समझाता हूँ। पहले इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। बात करते हैं भाइयों हम त्रिस्तरीय शासन की। त्रिस्तरीय शासन क्या है? त्रिस्तरीय शासन का मतलब है कि 3 स्तर पर शासन करना। अगर इसके बारे में मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसमें त्रिस्तरीय शासन है, यानी भारत पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें शासन 3 स्तर पर किया जाता है। तो अगर मैं इसको समझाऊं आपको, त्रिस्तरीय शासन, तो इसको 3 भागों में ऐसे करके बांटा गया है। एक तो आता है केंद्र। जितने भी देश हैं उन सब में केंद्र और राज्य स्तर पर ही होता है, लेकिन भारत ही ऐसा देश है जिसमें 3 स्तर पर होता है। राज्य स्तर पर, और तीसरा आता है स्थानीय स्वशासन। इसको हम पंचायती राज व्यवस्था भी बोल सकते हैं। ये होता है त्रिस्तरीय शासन जो कि मात्र भारत में है। और इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? इसे संवैधानिक दर्जा मिला था 73वें और 74वें संविधान संशोधन में। तिहत्तरवें और 74वें संविधान संशोधन में संवैधानिक
दर्जा दिया गया। भारत में जो त्रिस्तरीय शासन है उसको संवैधानिक दर्जा 73वें और 74वें संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य। एक और शब्द होता है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन आपको सिर्फ यही शब्द याद रखना है, पंथ निरपेक्ष। अगर आपको एग्जाम में कोई सवाल पूछा जाता है उसमें अगर धर्मनिरपेक्ष आता है और ये नहीं आता तो आप धर्मनिरपेक्ष को टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमारा एक और था हाँ, ये सार्वभौमिक मताधिकार है। इसके बारे में एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि अब तो वर्तमान में तो वोट देने की आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष है, लेकिन इससे पहले 21 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों। तो 1989 में यानी 1989 में संविधान में संशोधन करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को मेरा तरीका समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।